नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भैया दूज पर्व पर बहनों ने लंबी उम्र की कामना के साथ भाइयों को किया तिलक। गोरक्षा दल द्वारा रेबीज से संक्रमित जानवरों को लेकर दिया गया धरना। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ने से किसानों को हुआ फायदा। बढ़ते प्रदूषण स्तर के चलते नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एडविन ने लोगों को दी हिदायतें। पूर्व मंत्री ठाकुर बीर सिंह की जयंती 26 को, अनेक मंत्री करेंगे शिरकत। बच्चों पर प्रदूषण के दुष्प्रभाव को लेकर अभिभावकों को हिदायत। अब खबरें विस्तार से। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक भैया दूज का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। दीपावली के बाद द्वितीय तिथि को आने वाले इस त्योहार के बारे में जहरगिरी आश्रम के श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया है कि यमराज ने अपनी बहन को वरदान दिया था कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन से तिलक करवाएगा उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा और उसकी लंबी उम्र होगी। यह त्योहार पारिवारिक एकता का प्रतीक भी माना जाता है। भैया दूज भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। यह त्योहार दीपावली के 2 दिन बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती हैं और उन्हें तिलक लगाकर आरती उतारती हैं, मिठाई खिलाती हैं। इस बारे में जहरगिरी आश्रम के श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी ने बताया कि यह त्योहार दीपावली के 2 दिन बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। भैया दूज की कहानी यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ी है। यमुना ने अपने भाई यमराज को अपने घर बुलाया और उन्हें तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। यमराज ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जो भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक करवाएगा उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि यह त्योहार केवल एक तिलक नहीं बल्कि रिश्तों में भरोसा, सुरक्षा और प्रेम की लकीरें खींचने का संस्कार है। मेरा नाम प्रकृति है और जो भाई दूज का त्योहार है ये बहुत महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। ये दिवाली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। इसमें बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती है। साथ ही भाई अपनी बहनों की रक्षा की कामना करते हैं। मेरे भाई का सुखी जीवन और लंबी उम्र, ये हमेशा खुश रहे और ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रहे हमेशा। नाम कीर्ति है और आज भाई दूज के त्योहार पर बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं और मैंने अपने भाई का मीठा मुंह कराकर उसके लिए उसकी लंबी उम्र की कामना करी है और हमेशा ये अपने जीवन में खुश रहे, इसलिए भाई दूज का त्योहार हमने मनाया है। और हर बहन की यही कामना होती है कि वो अपने भाई की जीवन में मिठास घोले रखे और भाई समय-समय पर अपने बहन की मदद करता रहे। जी, क्या नाम आपका? क्या मेरा नाम नीति है और आज भाई दूज का त्योहार है। यह हिंदू रीति रिवाज का त्योहार होता है। इस त्योहार मनाने का उद्देश्य यह है कि मैंने अपने भाई की लंबी आयु की प्रार्थना की है तथा उसके उज्जवल भविष्य की कामना करी है। जी, क्या कामना की होगा? मैंने भगवान से प्रार्थना करी है कि मेरे भाई का स्वास्थ्य ठीक हो, उसकी आयु लंबी हो और उसका भविष्य उज्जवल हो। ये पावन धरा और इसमें कार्तिक मास के अवसान में बड़ा महत्व है हमारे सनातन संस्कृति में। कार्तिक मास का, कार्तिक महत्व का जो प्रारंभ होता है कार्तिक स्नान से और जो प्रारंभ होकर जो 5 दिवसीय का कर्म होता है, यानी कि दीप उत्सव से पहले धन्वंतरि से दिवस से लेकर और भैया दूज तक। तो इसमें देखिए आप आरोग्य, क्षमा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और नक्षत्र ऋषि का व्रत उपवास करने के पश्चात दीप दान करने के बाद ऐश्वर्य प्रातः काल पितरों को निमित्त धन धान्यादि सूती गौ माता को चार देने के पश्चात संध्या काल में माँ लक्ष्मी की पूजा के पश्चात और फिर हम भैया दूज में विश्वकर्मा दिवस, उसके पश्चात भैया दूज में प्रवेश करते हैं। भैया दूज अर्थात कि भाई के लिए व्रत उपवास करना, भाई के लिए लंबी
आयु की कामना करना, निरोग रहे, स्वस्थ रहे। और पुरानी कथाओं के अनुसार जब यमराज एक दिन कदापि अपनी बहन यमुना से मिलने जब गए, तो तब उनकी बहन ने उनका टिक्का और नारियल गोली से स्वागत किया। तो उसी परंपरा का अनुरूप आह्वान करते हुए हम सब भारतवासी परंपरा का आह्वान और संवाहन करते हुए, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज के दिवस बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं, रोली इत्यादि का, और सुगन के स्वरूप में उन्हें लंबी आयु के लिए नारियल का भेंट करती है। आपने देखा होगा नारियल जो है, गोलागिरी जिसे कहते हैं, वह एक ऐसा द्वितीय पदार्थ है भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से। उसका जल से, उसका स्वरूप, उसका आवरण बड़ा मनोरम और दिव्य है, यानी कि बाहर से कठोर होने के पश्चात भी उसमें अंदर दिव्यता गुण है। तो ऐसे ही भाई, अगर आपके बाहर से कठोरता है, उसके वचन ऐसे हैं, लेकिन उसका अंदर से बड़ा नॉर्मल है, स्वाभाविक है, वो बहन के प्रति समर्पित है। ताकि गोरक्षा दल भिवानी ने नगर परिषद प्रशासन पर पागल जानवरों को नहीं संभालने के आरोप लगाए हैं। इस बारे में गोरक्षा दल प्रधान संजय परमार ने बताया कि जब भी इस तरह के बीमार व पागल जानवरों के बारे में नगर परिषद अधिकारियों को बताया जाता है, तो वो नगर परिषद प्रशासन गोरक्षा दल से संपर्क करने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। परमार ने कहा कि इस तरह के जानवरों के उपचार करने के लिए नगर परिषद को सरकार द्वारा लाखों रुपए की ग्रांट दी जाती है, फिर भी नगर परिषद प्रशासन इस तरह के जानवरों को संभालने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता। गोरक्षा दल के प्रधान संजय परमार ने बताया कि रुद्रा कॉलोनी में एक घर में पागल कुत्ते के घुसने की सूचना परिवार द्वारा नगर पार्षद को फोन करके दी गई, लेकिन उन्हें जवाब मिला कि यह उनका काम नहीं बल्कि गोरक्षा दल का काम है। बाद में दबाव बनाने पर नगर परिषद के कर्मचारी गए और उस कुत्ते को पकड़कर दूसरे मोहल्ले के अंदर छोड़कर आए। यही नहीं, सेक्टर 13 में एक बछड़ा व एक गाय पागल होने की सूचना नागरिकों ने डायल 112 पर और उपायुक्त कैंप ऑफिस के माध्यम से नगर परिषद प्रशासन को दी थी, लेकिन हद की बात यह थी कि सूचना मिलने के बाद भी नगर परिषद से कोई कर्मचारी वहां नहीं पहुंचा। संजय परमार ने बताया कि भिवानी जिला प्रशासन द्वारा नगर परिषद को 5 लाख रुपए की ग्रांट दी गई है ताकि वे रेबीज संक्रमित जानवरों को रखने के लिए नंदीशाला में अलग से शेड बना सकें, लेकिन नगर परिषद द्वारा अभी तक ये कार्य नहीं किया गया है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि कोई जानवर चोटग्रस्त हो या फिर पागल हो, यह सारा काम नगर परिषद का है। उन्होंने कहा कि वे पहले भी कई बार धरना देकर नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही उजागर कर चुके हैं, लेकिन उन्हें हर बार आश्वासन देकर टरका दिया जाता है। रेबीज संक्रमित जानवर आज के दिन भयंकर शहर के अंदर बढ़ चुके हैं। तो जब भी कोई रेबीज संक्रमित कोई गाय, सांड या कुत्ता हो जाता है तो नगर परिषद वाले पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। असल में तो फोन नहीं उठाते, और फोन उठा भी लिया तो वो सोचते हैं ये गोरक्षा दल वाले ही कर ले। और अगर फिर भी किसी तरह रेबीज संक्रमित के लिए दबाव दे दिया, तो जिस तरह कल के विषय में हुआ, एक रुद्रा कॉलोनी में कुत्ता पागल हो गया था तो दबाव दिया तो नगर परिषद कर्मचारी गए, उसको पकड़ के दूसरे मोहल्ले में छोड़ाए। ये पापोती की जा रही है। सांड अगर गाय, कल एक सेक्टर 13 में एक बछड़ा संक्रमित था, 112 ने फोन किया तो हाँ भर के गई नहीं वहां पे। रात को 12 बजे उस बछड़े को हमने किसी तरह बंधवाया। एक गाय और ऐसी से रेबीज संक्रमित सेक्टर 13 में मिली। कल 3 गाय और एक कुत्ता रेबीज संक्रमित हुआ। अब इसको उठाने की समस्या है, उठा के रखेंगे कहाँ हम? अगर हम गोरक्षा दल वाले उठा भी ले तो गौशाला वाले नहीं लेते, उनको और संभावना होती है भी और संक्रमित हो जाएगा, और कोई व्यवस्था है नहीं। तो हम प्रशासन ने मांग रहे हैं भाई ये रेबीज संक्रमित जो है पागल गाय कुत्ते है, ये इनको रखे कहाँ, इनको उचित रखरखाव करें। रोड पे मर रहे हैं ये, और रोड पे मर के ये औरों को भी संक्रमित कर रहे हैं, आम आदमी को मार रहे हैं। जनता काफी ज्यादा घायल हो चुकी है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। उसको आज हम ये मृत गाय और कुत्तों को लेके यहाँ पे बैठे हैं ताकि इसकी कोई उचित रखरखाव की व्यवस्था। अभी इन्होंने बताया है कि ये नगर पालिका के एरिया जो अपना है का एरिया है, उसमें कुछ कुत्तों के द्वारा अपने जानवर काट दिए गए हैं जिनका मृत्यु हो गया है, जो कि दुखद विषय है। तो अभी मेरी डीएमसी साहब से बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि मैं ईओ साहब से बात करके ना तो तुरंत इसमें कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप हाँ इस बारे में देखिए, जिला प्रशासन लगा हुआ है और डीएमसी साहब इसमें 24 घंटे लगे रहते हैं कार्य के लिए। अभी मेरी उनसे बात हुई, वो खुद इस मैटर को देख रहे हैं। इस मैटर को हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने का किसानों ने स्वागत किया है। गन्ने के किसान नरेंद्र, विजय कुमार और महेंद्र इत्यादि ने बताया कि राज्य सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपए से बढ़ाकर 415 रुपए क्विंटल कर दिया है। इसके अलावा 24 अन्य खरीफ की फसलों को
भी सरकार समर्थन मूल्य पर खरीद रही है और अब की बार तो बाजरा कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। राज्य सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपए से बढ़ाकर 415 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। इस बारे में किसान नरेंद्र विजय कुमार महेंद्र व भूपेंद्र ने बताया कि अब उन्हें गन्ने की चीनी मिलों में फिराई के लिए बेचने पर प्रति एकड़ अच्छा खासा लाभ होगा। इससे उन्हें अगले वर्ष भी गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिली है। किसानों ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार की भाजपा सरकार ने किसानों के हित में हर वर्ष 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में डालकर किसानों को विशेष सम्मान दिया है। गन्ने के अलावा गेहूं, सरसों, चना व बाजरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की है। सरकार का यह निर्णय कृषि प्रधान देश होने को चरितार्थ करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर किसानों ने सरकार का धन्यवाद किया और किसानों के लिए ऐसे कल्याणकारी निर्णय भविष्य में भी लिए जाने की बात कही। महेंद्र सिंह चौहान, गांव पालवास। तो किसानों के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो गन्ने का रेट बढ़ाया है, उससे किसान जागरूक हुए हैं। आगे आने वाले समय भी किसान जो गन्ने को बोएंगे, क्योंकि अब 415 रुपए प्रति क्विंटल रेट आ गया है। तो हर साल जो है गन्ने में रेट का उछाल होता है, इससे किसानों को काफी फायदा होता है। इसलिए जो है खेतों में गन्ने की उपज करनी चाहिए। इससे जो है किसान को काफी बेनिफिट होगा, क्योंकि ये एक साल में पैदावार देता है अच्छी, लेकिन जो कि एक ही फसल से 4-5 कटाई आ जाती है। मेरा नाम है विजय कुमार कौशिक। मेरा गांव है पालवास, जिला भिवानी, प्रदेश हरियाणा। पहली बारी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी किसान नीति सरकार आई है जिसने किसानों की सुध ली है। 2,000 रुपए हर 4 महीने बाद किसानों के खाते में डाल रहे हैं। गेहूं का रेट बढ़ाया, सरसों का रेट बढ़ाया, चने का रेट बढ़ाया, बाजरा 75 पैसे किलो बिका करता, आज 22 रुपए किलो, 25 रुपए किलो बाजरा खरीद रही है सरकार। गन्ने का रेट बढ़ा दिया, 400 रुपए से क्विंटल से ऊपर गन्ने रेट पहुंचा दिया। तो इससे और जमींदार को क्या चाहिए? कृषि प्रधान देश में कृषकों की सबसे बड़ी समस्या को भारतीय जनता पार्टी ने सुध ली है। और भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा ये विजन था, एक सोच थी हमारे पूर्वजों की, हमारे बीजेपी के वंशजों की, कि इस देश में जब कभी हमारा शासन आएगा तब हम ये काम करेंगे। राम मंदिर, धारा 370, अनेक प्रकार के मुद्दे थे जो सब हमने पूरे किए। आगे भी हम सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है जो हमारा किसान वर्ग है, जो हमारा मजदूर वर्ग है, जो हमारा डेयरी वर्ग चलाने वाला है, जो हमारा हाथ का दस्तकार है, उन सबको रोजगार मिले और ये देश राम राज्य की तरफ अग्रसर होता जाए, यही हमारा सबसे निवेदन है। नाम नरेंद्र है जी, सनोप श्री जय भगवान सिंह, गाँव पालवास, तहसील भिवानी। नायब सैनी मुख्यमंत्री ने गन्ना का रेट बढ़ाया और बाजरा का और सरसों का भी। नाम भूपेंद्र, गांव पालवास। हम गन्ने की खेती करना चाहते हैं। सैनी साहब ने गन्ने की फसल के भाव को बढ़ाया गया है। इससे हम गन्ने से हमें फायदा होता है और इसकी 3-4 कटाई आती है, इसलिए हम गन्ने की। दीपावली त्योहार पर आतिशबाजी के कारण तेजी से बढ़े वायु प्रदूषण के कारण अस्पताल में सांस, एलर्जी, खांसी, जुकाम और आंखों के जलन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस बारे में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एडमिन ने बताया कि पंडित नेकीराम शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज में रोजाना प्रदूषण से प्रभावित सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। भिवानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर चल रहा है। उन्होंने नागरिकों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताई गई सावधानियों के प्रयोग करने की सलाह दी। दीपावली के बाद बढ़ता वायु प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। दीपावली के बाद धूल और धुएं से भरी हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है और हालात ऐसे ही रहते हैं तो आने वाले दिनों में मरीजों की संख्या और अधिक बढ़ जाती है। यह कहना था नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एडविन का। उन्होंने बताया कि जो लोग पहले से सांस, दमा या एलर्जी से पीड़ित हैं, उनके लिए यह समय बेहद संवेदनशील है। ऐसे में मरीजों को बाहर निकलते समय मास्क पहनना चाहिए और दवाइयां नियमित रूप से लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि भिवानी में वायु गुणवत्ता का स्तर सामान्य लोगों के लिए भी जोखिम की घंटी है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सांस और अस्थमा से संबंधित रोग, आंखों में जलन और संक्रमण, त्वचा की एलर्जी, गले में और फेफड़ों में संक्रमण तक हो जाता है। उन्होंने कहा कि घर से बाहर निकलते समय
95 मास्क का प्रयोग करें। आंखों में जलन या सांस लेने में परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को प्रदूषण के दौरान घर के अंदर ही रहना चाहिए। देखो अभी क्या है कि हमारे एयर पोल्यूशन मैक्सिमम चल रहा है हमारा। क्या है, एयर पोल्यूशन के कारण आंखों की एलर्जी की जो बीमारियां हैं वो बढ़ी हुई। जो हमारी बरसात खत्म हुई थी उस टाइम हमारी इन्फेक्शन के चांसेस मैक्सिमम हुए थे और आई फ्लू के चांसेस बढ़े थे। अब क्या है कि एयर पोल्यूशन हमारा चल रहा है। एयर पोल्यूशन क्यों हो रहा है? अभी आपको पता है दिवाली फेस्टिवल गया है हमारा। दिवाली में मैक्सिमम पटाखे चलाए जाते हैं, रॉकेट चलाए जाते हैं। इन सभी से क्या होता है, एक तो नॉइस पोल्यूशन होता है और दूसरा एयर पोल्यूशन होता है। और जो फील्ड में पराली जलाई जाती है उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। अब होगा क्या, एयर पोल्यूशन से हमारी मैक्सिमम एलर्जी होगी। एलर्जी में हमारी क्या क्या फाइंडिंग, एलर्जी है क्या? एलर्जी हमारी जैसे कि डस्ट से एलर्जी हो सकती है, पोलन ग्रेन से एलर्जी हो सकती है, हमारी माइट से एलर्जी हो सकती है। एलर्जी में होता क्या है कि हमारी आंखों के ऊपर एक बिल्कुल पतली झिल्ली होती है, उसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं। वो कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश आ जाती है। अब सोजिश आ गई है तो हमारी फाइंडिंग क्या होगी, हमें मिलेगा क्या? मरीज हमें आके क्या शिकायत करेगा? सबसे पहले मरीज बताएगा कि मेरी आंखों में जलन हो रही है, आंखों में सोजन आ रही है, आंखों में फोम बॉडी सेंसेशन, आंखें लाल हो रही है और आंखों में बर्निंग एंड वाटरिंग, ग्रीटी सेंसेशन। 24 घंटे वो आंख को मसलता ही रहता है। जब भी मरीज को ये फाइंडिंग हो तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर और उसको डॉक्टर से चेक कराए, न कि किसी वैद्य से चेक कराने, वैद्य से या किसी फार्मेसी से चेक कराए। डॉक्टर के पास लेते हैं और उसको चेक करवाने के बाद ही एक जो आई सर्जन हैं या हमारे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट्स हैं, इनसे हम चेक करा सकते हैं। अगर हम घर पे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? रात के टाइम आपको फाइंडिंग हुई है, आपको दिक्कत हो रही है रात को, तो घर में घरेलू उपचार हम क्या कर सकते हैं कि एक तो ठंडे पानी से सिकाई कर सकते हैं। रुमाल लो, ठंडे पानी में भिगो के आँख बंद करके उसके ऊपर रखो। घर में कोई लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप है, आजकल सभी यूज करते हैं, बुजुर्ग हैं जितने सभी यूज करते हैं, हरे रंग की शीशी जो है उसको डाल सकते हैं। इससे हमें सूदिंग इफेक्ट होगा, कुछ टाइम के लिए राहत मिलेगी और टाइम मिलते ही हमें अपने आई सर्जन से देखा। आई सर्जन के पास आएंगे तो आई सर्जन आपको चेक करके अच्छे से चेक करके वो दवाइयाँ देगा। दवाइयों में हम क्या दे सकते हैं, सेट्रिजिन की गोली दे सकते हैं और एंटीहिस्टामिनिक्स आई ड्रॉप दे सकते हैं और दूसरी नेफाजोलिन टाइप की दवाइयाँ देते हैं या, और दवाइयों से काफी हद तक मरीज ठीक हो जाते हैं 2-4 दिन में, ऐसी बात नहीं है। अगर फिर भी राहत नहीं होती है तो हम उसको कहते हैं अभी 5 दिन के बाद दोबारा दिखाएं। अगर 5 दिन के बाद भी अगर आराम नहीं होता है तो फिर उसको टॉपिकल स्टीरॉइड डालने पड़ते हैं। उस स्टीरॉइड भी हम 5 दिन से ज्यादा नहीं डालते। 5 दिन डालने के बाद हम स्टीरॉइड्स को बंद कर देते हैं, फिर नॉर्मल दवाइयों के ऊपर स्विच करके। और पूर्व मंत्री स्वर्गीय ठाकुर वीर सिंह की 26 अक्टूबर को मनाई जाने वाली जयंती को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जयंती कार्यक्रमों की तैयारी के बारे में पूर्व मंत्री के पुत्र और भाजपा नेता ठाकुर विक्रम सिंह ने बताया कि जयंती कार्यक्रम शकुंतला गार्डन में आयोजित किया जाएगा, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद अरुण सिंह मुख्य अतिथि और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा और सांसद धर्मवीर सिंह सहित अनेक राष्ट्रीय नेता बतौर विशिष्ट अतिथि शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि ठाकुर वीर सिंह 1970 में पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता को हराकर विधायक बने थे। उन्होंने सर्व समाज की भलाई के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की। ठाकुर वीर सिंह जयंती को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय ठाकुर वीर सिंह वर्ष 1977 में कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता को हराकर जनता पार्टी की टिकट पर भिवानी से विधायक बने थे। उन्होंने कहा कि ठाकुर वीर सिंह जनता पार्टी की सरकार में प्रदेश के वित्त, राजस्व व सहकारिता मंत्री भी रहे। उन्होंने राजस्व मंत्री रहते हुए जमाबंदी की नकल शाखा की बजाय तहसीलदार से बनवाने की नीति बनाई। सहकारिता मंत्री रहते हुए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में
सस्ते अनाज की दुकानें खुलवाई और राज्य स्तर पर कॉन्फेड की स्थापना भी की। 1991 में जब चौधरी भजनलाल ने हरियाणा में मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली तो उन्होंने ठाकुर बीर सिंह को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन मनोनीत किया। उन्होंने 1982, 1987 और 91 में भी विधानसभा के चुनाव लड़े। वहीं भिवानी में राजपूत धर्मशाला का निर्माण करवाया। इसके अलावा राजस्व विभाग में बहुत से सुधार किए। कोऑपरेटिव बैंक में चेकबुक व पासबुक का नियम ठाकुर बीर सिंह द्वारा ही लागू किया गया था। महकमे के अंदर हर गांव के अंदर एक दुकान बनाई गई। दुकान पे सामान रखा गया, कपड़ा है, राशन है, दूसरी चीजें जैसे कि डिपो में मिलती है वैसे उसमें रखा गया और उसमें एक सेल्समैन और एक हेल्पर को नौकरी मिली, जिससे काफी हजारों लड़कों को नौकरी मिली। फिर उनके डीएम भी बने, उनके एएम भी बने, उनके दूसरे बड़े भी बने। इस प्रकार बहुत बड़ा महकमा बन गया था और बाद में तो लोग ये कहने लगे जो ठाकुर साहब का महकमा है और उनको खत्म करने में लगे रहे, वो अलग बात है। लेकिन उसमें रहते हुए जो ठाकुर साहब ने चीनी मिल थी उनके अंडर में थी, तो उन्होंने पूछा कि भी जब एक दफा सीजन चला गया उसके बाद में आप कैसे स्टार्ट करते हो? तो उन्होंने बताया कि हम तो लाखों रुपए की लकड़ी खरीदते हैं, लकड़ी खरीद के पहले पहले हम उससे करते हैं, बाद में फिर चालू रहती है मशीनें। ठाकुर साहब ने ये कहा कि लकड़ियां नहीं जलाओगे आप, लकड़ियों की जगह जो खोई बचती है, खोई को आप सुखाओ और सुखा कर उसी को ईंधन के रूप में चालू करो। तो लाखों लाखों रुपए हर शुगर मिल में बचत हुई। चीनी की भी वित्तता बढ़ाई गई, गन्ने के किसानों को भी अच्छी तरह से काम करने का मौका मिला, समय पर पैसा दिया गया। तो सहकारिता विभाग में चाहे हाउसिंग की थी, चाहे इन्फेड फैक्ट्री थी, उसमें एफेड की फैक्ट्री थी। एफेड की फैक्ट्री को भी कामयाब करने के लिए ये कहा कि जहाँ पर सरसों ज्यादा पैदा होती है वहाँ तेल के मिल लगाए जाएं, जहाँ पर दाल जाता है वहाँ दाल के मिल लगाए जाएं, और जहाँ पर गन्ना जाता है ज्यादा है तो वहाँ पर और भी शुगर मिल लगाए जाएं। एफेड ने भी बहुत अच्छा काम किया उस समय। और कोऑपरेटिव बैंक में ठाकुर साहब ने बोर्ड बनाया, बोर्ड बनाकर नौकरियां, बहुत बच्चों को नौकरियां मिली उससे भी। और इन हमारा लैंड मॉर्गेज बैंक था उसमें भी एक योजनाबद्ध तरीके से बोर्ड बन के और उसमें भी काफी लड़कों को योजनाएं मिली। अपग्रेड उसका काम करने का है। आप जहाँ जाते हो सड़क बनाने की घोषणा कर देते हो, सड़क आप नहीं बनाओगे, जो फाइनल ऑर्डर आप नहीं करोगे, आप तो एप्लीकेशन लेकर और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के पास भेजो। ठाकुर साहब ने कुलवंत सिंह जी उसमें कैसे किया, आपने लेटर मेरे पास कैसे लिखा कि मैं नहीं कर सकता, मैं सरकार हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर सरकार होता है, 2-3 महकमे निगरानी के लिए हैं और जो कैबिनेट मिनिस्टर ऑर्डर कर देगा हर महकमे को मानना पड़ेगा और आखिर में ये साबित होगा मानना पड़ेगा। तो ठाकुर साहब ने एक दिन में जगह जगह 3-3 स्कूल भी एक दिन में अपग्रेड किए हैं। जैसे महेंद्रगढ़ में था, लोहारी गाँव था, महचाना गाँव था और एक तीसरा गाँव था, तीनों के एक ही दिन में अपग्रेड किए। अपना धाराडू का स्कूल था, ये भी पिताजी ने अपग्रेड किया। और भी बहुत से स्कूल ऐसे थे जो उन्होंने अपग्रेड किए, बहुत से विकास के काम किए, बहुत से आगे जाके लोगों के अच्छे काम हुए। तो पिताजी ने हर महकमे के अंदर भी कार्य किया, एजुकेशन भी काम किया, उसमें भी लगा। इस प्रकार से ठाकुर साहब ने बहुत कार्य किए थे। तो उन्हीं कारणों से लोग आज भी ठाकुर साहब को मानते हैं और वो मानते हैं कि जहाँ से हमारी राजनीति शुरू होती है वहीं पे ठाकुर साहब पे खत्म हो जाती है, चर्चा होती है। वरना तो हमारे समाज में भी 4-4, 5-5 बार एमएलए विधायक बने हैं, ठाकुर साहब एक ही बार बने हैं। एक बार में जो उन लोगों ने के बीच जाकर, जनता के बीच में जाकर काम किया तो सभी उनको आज तक ही मानते हैं। और वही बात है कि हम भी उनका जन्मदिन मानते हैं इसीलिए कि उनके जो फॉलोअर, उनके साथी हैं वो आए और एक जश्न के रूप में यहाँ पर इकट्ठे हों और आगे के लिए तैयारी करें। इसीलिए हम 26 अक्टूबर को ठाकुर साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं। वायु प्रदूषण प्रत्येक आयु वर्ग के मनुष्यों के नाजुक शारीरिक तंत्र को दीर्घ काल तक प्रभावित करता है। इस बारे में डॉक्टर राज मेहता ने बताया कि प्रदूषण का श्वसन प्रक्रिया, रोग प्रतिरोधक क्षमता, मस्तिष्क विकास व नवजात शिशुओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने लोगों को घर के अंदर स्वच्छ हवा में रहने और बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करने की सलाह दी। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राज ने कहा कि प्रदूषण से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और वे अनेकों बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों के बचाव के लिए अभिभावक विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि बच्चों को ज्यादा प्रदूषण वाले इलाके में जाने से बचाएं, घर के अंदर हवा को स्वच्छ रखें और एयर प्यूरिफायर का प्रयोग करें और अधिक से अधिक पौधे लगाएं। बाहर जाते समय N95 मास्क पहनें। बच्चों के आहार में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें।
उन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है, जिससे वे बार बार बीमार पड़ते हैं और संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। जी, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब भी जानते हैं और हम हर साल देखते हैं कि दिवाली के आसपास पोल्यूशन का लेवल एकदम बढ़ जाता है। इस कारण से हम देख रहे हैं कि बच्चे जो आजकल हमारे पास आ रहे हैं, उनमें सांस की बीमारियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस वक्त ओपीडी में आने वाले लगभग 10 में से 8 बच्चों में कुछ ना कुछ खांसी और जुकाम से रिलेटेड लक्षण पाए जा रहे हैं। ये एकदम बहुत ही सडन स्पाइक है, बहुत ही तीव्र गति से एकदम केसेस बढ़े हैं। ऐसे में आप सब लोगों को जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक हो सके घर में यदि किसी को जुकाम खांसी हुआ है तो वो मास्क का इस्तेमाल करे। यदि किसी बच्चे को जुकाम खांसी है तो समय पे उसका इलाज शुरू कराएं। यदि खांसी रुक नहीं रही है तो तुरंत अपने बच्चों के स्पेशलिस्ट से जाके मिलें, ऑक्सीजन चेक कराएं। आजकल निमोनिया के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। साथ ही ध्यान रखें कि जहाँ तक हो सके जो चीज़ें इम्यूनिटी को डाउन लेके जाती हैं, जैसे कि जंक फूड है, फ्रूटी, चॉकलेट्स, इस तरह की चीज़ों को खाने से बचें। जहाँ तक हो सके अपना घर का ताज़ा बना हुआ खाना ही खाएं। इस सब चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने बच्चों को खांसी और जुकाम से बचा सकते हैं। जी। तो पोल्यूशन का इसमें काफ़ी ज़्यादा असर पाया जाता है। जो भी फैक्टर हैं पोल्यूशन को बढ़ाने वाले, जैसे हम देख रहे हैं अभी कि धुएँ का स्तर काफ़ी बढ़ गया है, एक्यूआई काफ़ी ख़राब हो रहा है। इस कारण से बच्चों में सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं। साथ ही इस वक्त फ्लू का सीजन भी चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्लू के केसेस जिसमें जुकाम खांसी से लेके बुखार, तेज उल्टी, दस्त और इवन अगर किसी बच्चे में ज़्यादा बढ़ जाए तो निमोनिया तक होने का लक्षण आ सकते हैं। तो ऐसे हालात में हमें ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान रखें। बिना ज़रूरत बाहर के धुएँ वाले एनवायरनमेंट में अगर नहीं जाना हो तो बचें, और अगर जाना भी है तो मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि घर में किसी को भी अगर जुकाम खांसी होता है तो कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे हैंड हाइजीन, हाथों की सफाई, रुमाल का इस्तेमाल करना, मास्क का इस्तेमाल करना, और जहाँ तक हो सके अपना समय पे इलाज कराएं और ताज़ा चीज़ें ही खाएं। बासी चीज़ें खाने से बचें, ठंडी चीज़ें खाने से बचें। और अब चलते चलते विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिडेंस सर्विलेंस रिपोर्ट 2025 में चौंकाने वाला खुलासा किया है कि 2023 में वैश्विक स्तर पर हर छठे बैक्टीरियल संक्रमण पर आम एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2023 के बीच एंटीबायोटिक प्रतिरोध में 40% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध तब होता है जब बैक्टीरिया को मारने के लिए बनाई गई दवाओं के प्रति ये रोगाणु बचाव क्षमता विकसित कर लेते हैं। बढ़ता एंटीबायोटिक प्रतिरोध आधुनिक चिकित्सा के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है क्योंकि इससे संक्रमण की स्थिति में रोगी पर एंटीबायोटिक दवाएं काम करना बंद कर सकती है, मरीज के अस्पताल में रहने की अवधि बढ़ सकती है और इलाज का खर्च बढ़ने के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य के ढांचे पर भी बोझ बढ़ सकता है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि एंटीबायोटिक के बेअसर होने का औसत दुनिया भर में एक समान नहीं है। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें भारत भी है, और पूर्वी भूमध्य सागरीय इलाकों में स्थिति सबसे गंभीर है, जहां हर 3 में से 1 संक्रमण पर एंटीबायोटिक का असर नहीं हो रहा, जबकि अफ्रीका महाद्वीप में हर 5 में से 1 संक्रमण पर एंटीबायोटिक बेअसर पाया गया। कई जीवन रक्षक दवाएं भी अपना असर खो रही हैं। ये महंगी हैं और गरीब देशों में इनकी उपलब्धता भी कम है। एंटीबायोटिक का बेअसर होना न केवल एक बड़ी समस्या है, बल्कि इससे वे देश सबसे अधिक प्रभावित हैं जहां इस पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि एंटीबायोटिक निगरानी प्रणाली में देशों की भागीदारी 4 गुना बढ़ी है। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भैया दूज पर्व पर बहनों ने लंबी उम्र की कामना के साथ भाइयों को किया तिलक। गोरक्षा दल द्वारा रेबीज से संक्रमित जानवरों को लेकर दिया गया धरना। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ने से किसानों को हुआ फायदा। बढ़ते प्रदूषण स्तर के चलते नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एडविन ने लोगों को दी हिदायत। पूर्व मंत्री ठाकुर बीर सिंह की जयंती 26 को, अनेक मंत्री करेंगे शिरकत। बच्चों पर प्रदूषण के दुष्प्रभाव को लेकर अभिभावकों को हिदायत।
अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।